हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं एमपी टेट और सीटेट में पूछे जाने वाले विषय हिंदी, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। उसमें से हम बात करने वाला जो उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक की। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा दीजिए जहां से आपको हिंदी विषय पूछा जाता है, वो विषय में आपको उपसर्ग प्रत्यय पूछता ही है। चाहे आप सरकारी गवर्नमेंट टीचर की भर्ती की बात ना करें, रेलवे, बैंकिंग कहीं भी करें, तो उपसर्ग प्रत्यय ऐसा टॉपिक है जो आपको पूछता ही है और आपको पढ़ाने की दृष्टि से, शिक्षक की दृष्टि से जरूरी पढ़ना है। तो यह टॉपिक एमपी टेट और सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी आज इस क्लास में हम उपसर्ग प्रत्यय की बात करेंगे। तो सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़िए। सबसे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट में आपको बाल विकास के, गणित के, हिंदी की इकाई 3, 2 के, उन सब का आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जिसमें आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है। और बात रही नोट्स की, कोर्स परचेस करने की, तो आप हमारा पूरा का पूरा नोट्स वगैरह भी परचेस कर सकते हैं। पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा एमपी, जहां आपको भाई नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ कोर्स में अवेलेबल होगा। हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, हमने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से जाएंगे तो आपको पूरी पेमेंट की प्रोसेस ऐप स्टोर से की जगह पर आप हमारे इससे ही डाउनलोड कीजिएगा। मतलब जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाली है उसी से, ठीक है, उससे डाउनलोड करेंगे तो बेटर होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में जाइए, ठीक है, टेलीग्राम के लिंक से, वहां मैंने पूरा ऐप का लिंक दिया है, पूरी प्रोसेस बताई है कैसे ऐप से आपको नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। और ये क्लासेस भी आपको ऐप पर शिफ्ट होते हुए दिखेंगी आने वाले कुछ समय में। जैसे ही सब लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारे स्टूडेंट सारे शिफ्ट हो जाएंगे ऐप पर, फिर हम यहाँ की लाइव क्लासेस बंद करके सीधा ऐप पर चले जाएंगे। तो ऐप पर भाई एमपी टेट से लेकर डीएलएड तक की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, डीएलएड के परीक्षा का दोनों का रिजल्ट आ चुका है, तो डीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों का हमने स्टार्ट कर दिया है। तो वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल होगा, ध्यान रखिएगा। तो डीएलएड का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। याद रखेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद पेमेंट करके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है, तो ही आपको चैनल पे जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीटेट वगैरह जितना भी कोर्स है, सीटेट, एमपी टेट, लाइव, ये सब आप जुड़ पाएंगे। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आए हैं गुड इवनिंग। ठीक है, आपको करना बस यही कि भाई चैनल को शेयर करो, चैनल की इस वीडियो की, कोर्स की लिंक सब तक शेयर कीजिए, ऐप वगैरह पहुंचाइए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं उपसर्ग से। याद रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय, इसे ना हिंदी, इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स और सुफिक्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में भी होता है। ठीक है, जैसे यहां पर प्रीफिक्स और सुफिक्स है, उपसर्ग प्रत्यय है, सेम अंग्रेजी में इसको प्रीफिक्स और सुफिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्री मतलब प्रीफिक्स, मतलब पहले लगने वाला, है ना, उपसर्ग प्रत्यय। तो ऐसे ही भाई अंग्रेजी और हिंदी के कई सारे ग्रामर के टॉपिक्स, इसके पहले जो मैंने आपको क्लासेस ली वहां भी मैंने क्लासेस को जोड़ के बताया कि भाई दोनों कैसे जुड़े हुए आपस में, वैसे भी यहां भी बता रहा हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय भी अंग्रेजी का ही टॉपिक जैसा है, वो जुड़े हुए हैं। तो अगर आप हिंदी को यहां बेहतर समझ लेते हैं तो वहां अंग्रेजी समझने में आसानी होती है, या फिर अंग्रेजी आपको अच्छे से आती है तो ये हिंदी बड़े समझने में आसानी हो जाएगा। और जब हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां भी ये चीजें डिस्कस करेंगे। और अगर आप डीएलएड की क्लास में भी इनरोल है, आगे डीएलएड की परीक्षा भी देनी है आपको, द्वितीय वर्ष या प्रथम वर्ष, तो वहां भी भाई सुफिक्स और प्रीफिक्स पूछता है, वहां भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपसर्ग की। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर, याद रखो उपसर्ग है, उप मतलब पहले, जैसे आप देखा होगा उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो ये हमेशा उप शब्द जो है ना वो पहले लगता है। यानी उपसर्ग की खासियत ये है कि भाई उपसर्ग हमेशा पहले लगेगा, ये ध्यान रखिए। उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला, बाद में नहीं, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, है ना, तो ये जो उप है ये हमेशा किसी मेन शब्द के पहले लगता है। तो ऐसे शब्दांश यानी शब्दों का अंश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में एक विशेष नवीनता ला देते हैं। जैसे मैं कहूं मुख्यमंत्री, तो ठीक है, मुख्यमंत्री तो एक ही होता है। फिर मैं कहूं उप मुख्यमंत्री, तो भाई आप समझ जाएंगे मुख्यमंत्री से छोटा जो मंत्री है वो उप मुख्यमंत्री होता है, उसकी सहायता करने के लिए, उसके लिए जो पोस्ट होती है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो ऐसे शब्द किसी मेन शब्द के पहले लगते हैं, ऐसे शब्द जो किसी मेन शब्द के पहले लग जाएं और उसका अर्थ थोड़ा सा बदल दे। मुख्यमंत्री मतलब कुछ और होता है और उप मुख्यमंत्री मतलब कुछ और होता है, राष्ट्रपति मतलब कुछ और होता है, उपराष्ट्रपति मतलब कुछ और होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नवीनता ला देते हैं, अथवा कभी कभी उसके अर्थ को बदल भी देते हैं।
उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर उसके अर्थ को चेंज करते हैं, थोड़ा सा उसमें नवीनता ला देते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है भाई, याद रखो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पहले लगा, यानी उप यहां पर क्या है, उपसर्ग है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे उपसर्ग शब्द उप और सर्ग से मिलकर बना है ना, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है, ये मूल है, और उसके आगे वाला उप, ध्यान रखेंगे। तो इसे जोड़ना निर्माण करना, ठीक है। इसका अर्थ ही होता है, ये जो सर्ग शब्द है उसका मतलब ये जोड़ना, निर्माण करना, नया बनाना, ठीक है। जैसे उपधनहार, उपहार, है ना, तो यहां पर जो हार शब्द है वो क्या है भाई, वो हमारा सर्ग है, यानी कि इसका अर्थ होता है जोड़ना, निर्माण, इसको हम सर्ग, इसको मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द तो उपहार है, हार के अंदर उप जोड़ दिया तो उपहार बन गया, मतलब बदल गया। हार मतलब माला और उपहार मतलब गिफ्ट, यानी इस मेन शब्द में एक नया शब्द लगा और पूरा मतलब बदल दिया, हार से, माला से इसका गिफ्ट मतलब हो गया सीधा, ठीक है। तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और लगकर उसका अर्थ में या तो नवीनता लाते हैं, थोड़ा सा अर्थ को चेंज करते हैं, या फिर पूरा का पूरा अर्थ ही बदल देते हैं। तो ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तौर पर यहां दिया है, क्लियर है, उपसर्ग आपको समझा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरा हमारा जो है उपसर्ग की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। भाई उपसर्ग की क्या विशेषता होती है, तो ध्यान दे दो, उपसर्ग की कुछ विशेषताएं यहां पर निम्नलिखित आपके सामने हैं। तो क्या विशेषता है, पहला भाई शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं हैं कि शब्द के अर्थ में अंतर नहीं ला पाएंगे बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। दूसरा, शब्द के मूल अर्थ को ही उल्टा कर देते हैं, कई बार तो वो उल्टा भी कर देते हैं, याद रखो। जैसे मैंने कहा हार, हार का मतलब क्या है भाई, हार का मतलब होता है माला, अब लेकिन उप लग गया तो उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट, ये तो पूरा मतलब ही बदल दिया। कई बार उप लगने से उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री पर अभी उप मुख्यमंत्री, यानी अभी भी मुख्यमंत्री ही है लेकिन एकदम मेन वाला मुख्यमंत्री नहीं है, उससे थोड़ा छोटा, तो अर्थ में थोड़ा सा नवीनता लाया। तो कई बार उपसर्ग पूरा अर्थ बदल देते हैं, कभी कभी अर्थ में ज्यादा बदलाव भी नहीं आता, ऐसा भी होता है, ठीक है। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीनता ला देते हैं, शब्द के अर्थ को ही उल्टा कर देते हैं, और कभी कभी शब्द जो होता है उसमें मेन अंतर आता भी नहीं है, चाहे आप कितना भी उपसर्ग लगा लो, ऐसा भी होता है। यानी तीनों क्वालिटीज इस शब्द के अंदर है, यानी उपसर्ग वो शब्द है जिसके अंदर तीनों गुण है। पहला गुण कि भाई वो पूरा अर्थ बदल देगा, दूसरा गुण कि उससे कोई अर्थ कुछ भी बदलने नहीं वाला, तीसरा कि वो अर्थ को थोड़ा सा बदल के उसमें नवीनता ला देगा, थोड़ा चेंजेस ला देगा, है ना, ये भी होता है। तो ये ध्यान रखें, ये सब उपसर्ग की क्या है, विशेषताएं हैं। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ उपसर्ग जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों की बात करते हैं। इंग्लिश में जो कुछ उपसर्ग होते हैं उनका यहां पर आपको टेबल दिखाई दे रहा है ना, तो इस टेबल की बात करें। जैसे यहां पर सब, सब ये उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, उसके अधीन, उसके नीचे। सब मतलब उसके नीचे काम करने वाला, उसके अधीन, उसके अंडर काम करने वाला, ये ध्यान रखना। अधीन मतलब यहां पर क्या है, अधीन का मतलब यहां पर अंडर से, याद रखना। अधीन का मतलब क्या है, यहां पर अंडर, उसके अंडर काम करने वाला, उसके नीचे काम करने वाला, ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसा कि सब जज, मतलब जज के नीचे जो दूसरा जज काम करेगा उसको सब जज बोलेंगे, उसके अधीन जो आने वाला है ना, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ऐसा होता है। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही होता है ना, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बड़ी पोस्ट है, उस इंस्पेक्टर के अंडर काम करना दूसरा इंस्पेक्टर, उसको बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर, है ना। फिर डिप्टी कलेक्टर, भाई कलेक्टर पूरे जिले का, डिप्टी कलेक्टर, उसके नीचे वाला कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है ना। ये सब, डिप्टी, वाइस, ये तीनों शब्द हैं, इनका मतलब देखते होते हैं, अधीन, नीचे, सहायक, सहायक, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये जो अंग्रेजी के उपसर्ग है, इंग्लिश के उपसर्ग है, ये किसी सब के आगे लगते हैं। जज के आगे सब लग गया, जज के आगे डिप्टी लग गया, भाई चेयरमैन के आगे वाइस लग गया, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ऐसा रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। जैसे हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, तो वाइस शब्द क्या हो गया, अंग्रेजी वाला हो गया, लेकिन अंग्रेजी वाला क्या है, वो उपसर्ग है, ध्यान में रखें, वो अंग्रेजी के उपसर्ग है। ऐसे यहां पर और शब्द दिए, जैसे जनरल, चीफ, हेड। हेड, जनरल का मतलब भाई यहां पर प्रधान है, चीफ का मतलब प्रमुख है, और हेड का मतलब मुख्य है। अलग अलग परिस्थितियों में इन शब्द का मतलब अलग अलग निकलता है, अलग अलग इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि जनरल सेक्रेटरी, जनरल ऑडिटर, फिर यहां पर चीफ प्रमुख, चीफ इंजीनियर, चीफ गेस्ट, गेस्ट, चीफ गेस्ट, क्लर्क, हेड क्लर्क, है ना। तो ये शब्द आप जो देख पा रहे हैं, ये शब्द का उदाहरण, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन का अर्थ दिया है, और ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इंग्लिश के उपसर्ग, याद रखो, ये सारे उपसर्ग है, लेकिन कौन से, इंग्लिश वाली, ये सारे के सारे भाई अंग्रेजी के उपसर्ग है। दीज आर द उपसर्ग्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के उपसर्ग है सारे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये सारे आपको मिल रहे हैं। एग्जाम के तौर पर आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के नोट्स आपको क्लास के बाद जस्ट आज ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में नहीं, आज से ग्रुप में नहीं मिलेगा आपको, जो नोट मिलेंगे वो ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐप पे नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे, ये नोट भी
अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, जिन्होंने पेमेंट करने के बाद ऐप डाउनलोड की है, उनको ऐप रिक्वेस्ट से जोड़ दिया गया कोर्स में, उस बैच में, ठीक है। तो बिना उसके ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, उसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आगे की पढ़ाई इसी तरह होगी। फटाफट ऐप डाउनलोड करके पेमेंट करके आप जुड़ जाइए, फटफट मैं जोड़ दूंगा, वहां से आप नोट्स, लाइव क्लासेस भी और कुछ एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको सिर्फ ऐप पर मिलेंगी, वहां भी अपलोड कर दिया जा रहा है। तो चलिए देखिए, संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। संस्कृत का उपसर्ग, भाई संस्कृत में भी कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे अंग्रेजी के पढ़े, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, है ना। तो देखो, अति का मतलब अधिक, तो अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय। अति मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, अति। फिर उसके बाद अधि, अधि मतलब ऊपर श्रेष्ठ, जैसे अधिनायक, अधिकार, अधिपति। जैसे कि अनु समान, अनुसार, अनुकरण, अनुपात, यानी समान को, इक्वल को क्या बोलते हैं, अनु शब्द का इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में, लेकिन याद रखिएगा संस्कृत विषय में इस्तेमाल करते हैं ऐसा। अपमान, अप का मतलब बुरा होता है ना, अपमान, अपयश, अपहरण। तो इस प्रकार से अभी का मतलब क्या है, पास, चारों ओर, केस के चारों ओर, ठीक है। तो जैसे अभिनय, अभिसार, अभियान, हर तरफ यही चीज चल रही है, तो इसको चारों ओर यानी कि इसके आसपास, ठीक है। तो ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं, ये संस्कृत के उपसर्ग है। आपको परीक्षा में ध्यान रखना है, सवाल पूछेगा दिया गया उपसर्ग किस भाषा का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, पहचानना आना चाहिए। तो यहां पर हम ऐसे 4-5 जो पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट करके रखना है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नोट तो आपके पास ऑलरेडी रहेंगे, पर आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हिंदी के उपसर्ग मिलेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अब बात कर लेते हैं हिंदी के उपसर्ग की। तो यहां पर आपको हिंदी का उपसर्ग आप देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है आपको अ, अन, क, कु, दु, नी। जैसे अ है अभाव, भाव में अ लग गया, अभाव, भाव मतलब अच्छा, अभाव मतलब कमी, यानी पूरा अर्थ ही बदल रहा है ना। अ मतलब निषेध, यानी उसका उल्टा। जैसे कोई व्यक्ति जिसका था हो, मतलब जिसको हम जानते हैं उसको हम था बोलते हैं, और उसके आगे अ लगा दिया तो अथा, जिसको हम जानते ही नहीं, अथा। जैसे हम बोलेंगे परिचित, हम जानते हैं, अपरिचित नहीं जानते। यानी इस अ शब्द को, ये अ शब्द हिंदी का जो अ उपसर्ग है ना, पूरा मतलब बदल दे रहा है ना। अछूता, अथा, अटल, टल मतलब जिसको टाला जा सके, अटल जिसको टाला ना जा सके, परिचित जिसको जानते हैं, अपरिचित जिसको बिल्कुल नहीं जानते। यानी इस अ शब्द, एक शब्द लग के पूरा मतलब बदल दे रहा है। तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि उपसर्ग या तो पूरा का पूरा मतलब बदल देता है, या फिर उपसर्ग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर उपसर्ग थोड़ा सा चेंज लाता है, उसको थोड़ा सा नवीन तरीके से लाता है ना, ये भी हम देखते हैं। फिर देखो अन, अभाव, निषेध, अनमोल, अनबन, अनपढ़, पढ़ने लिखने वाला पढ़, अ लगा दिया अनपढ़, लो। फिर क से भाई क का मतलब बुरा होता है ना, जैसे पूत, कपूत, माता, कुमाता, क कु इस्तेमाल होता है ना, आरती में भी हमने सुना हुआ है। माता जो अच्छी होती है, कुमाता जो खराब माता होती है, पूत मतलब अच्छा पुत्र जो होता है, कुपूत मतलब जो भाई खराब पुत्र होता है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र, ठीक है। और ऐसे कुछ भी क कु शब्द लगा के उसका पूरा मतलब अपोजिट करते हैं, अपोजिट हो जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। दू से भाई दुर्बलता, है ना, दुबला, दुलारा, दुधार। जैसे बलता यानी बलवान, फिर दू लगा दिए तो दुर्बल यानी कमजोर, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। नी मतलब कमी, कमी मतलब भाई किसी को डर है, आगे लगा दिया नी, निडर, डरता ही नहीं है। उसके पास कुछ हथियार है, हत्था, और नी लगा दिया निहत्था, कुछ भी नहीं है। फिर वो काम का है, कम, और नहीं लगा दिया निकम्मा, कोई काम का नहीं है। तो ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं, ये पूरे जो उसके अर्थ है और ये पूरे उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण बने हुए हैं। तो इन शब्दों के, ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। तो आपको एक अलग से सेपरेट चार्ट बना लेना है, हिंदी के उपसर्ग, इंग्लिश के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। तो ऐसे आप ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे ना, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए याद रखने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पे उर्दू और फारसी का भी दिया हुआ है, ठीक है। उर्दू जिसे हम फारसी के उपसर्ग भी कहते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अब परीक्षा में इतना ज्यादा तो नहीं पूछता कि उर्दू वाला बताइए, फारसी वाला बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर कभी पूछता है तो हो जाता है। तो देखिए, अल यानी निश्चित, अलबत्ता, अलगरज, कम थोड़ा, हीन, कमजोर, कम वक्त, कम शक्ल, कम। कभी भी याद रखो कि परीक्षा में एकदम डीप क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये टॉपिक ही बस नॉर्मल है, उपसर्ग प्रत्यय, लेकिन इसके डिटेल्स में बता रहा हूं ताकि आपको पढ़ाने में मदद मिल जाए और बाकी आगे भी काम में आ जाए। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। तो खुश, गैर, दर, ना। अब इसका मतलब क्या है, अल का मतलब या निश्चित, कम का मतलब थोड़ा, खुश का मतलब अच्छा, और गैर का मतलब निषेध, और दर में, और ना में अभाव, ठीक है। अगर जैसे कि आपको अभाव में बोलना है किसी में, तो अरबी भाषा में, फारसी भाषा जो होती है, उर्दू भाषा जो होती है, उसमें भाई ना का मतलब होता है अभाव, उस चीज का नहीं होना। जैसे कि पसंद है, नापसंद, समझ है, ना समझ है, राज, नाराज, नाल, है ना। तो ये जो ना शब्द है अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में अभाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो भाई हिंदी में वहां पे कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती है ना, नी शब्द लगा देते हैं कई बार,
हिंदी में नीरस है ना, जिसमें रस हो अच्छा है, जिसमें रस नहीं हो नीरस है ना, तो नी लगा दिया। तो याद रखो कि नहीं करने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए, अपोजिट बनाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू फारसी में ना का इस्तेमाल होता है, हिंदी में नी का इस्तेमाल होता है। तो ये ऐसे शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे, ये उनके अर्थ यहां पर है और यहां पर उनका एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा। तो उदाहरण भी आपको नोट करने, यहां पर शब्द दिए, जैसे गैर का मतलब निषेध होता है, हाजिर गैर हाजिर, कानूनी गैर कानूनी, मुल्क गैर मुल्क यानी दूसरे देश का है ना, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार व्यक्ति। तो इन चीजों को आप देख पाएंगे। तो ये सारे के सारे आपके काम के, ये सारों को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े। तो ये तो होगा भाई इन भाषाओं के उपसर्ग, उपसर्ग का पूरा टॉपिक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होता है, किस प्रकार से प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, परिभाषा उदाहरण से लेकर सब, उपसर्ग का टॉपिक यहां पर क्लियर। अब आते हैं प्रत्यय के ऊपर। तो प्रत्यय देखिए भाई, प्रत्यय जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, ध्यान रखिए। प्रति, पहला क्या है प्रति, और दूसरा अय। ठीक है, अब इस प्रति का मतलब क्या है, साथ में पर बाद में, और अय का मतलब चलने वाला। ठीक है, साथ में पर बाद में, याद रखो। तो इस प्रकार क्रमशः इसका अर्थ पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला मतलब जो पीछे लगेगा। उपसर्ग सामने लगता है, प्रत्यय पीछे। मैंने कहा था कि उपसर्ग पहले तो प्रत्यय पीछे। भाई प से प्रत्यय, प से पीछे, ध्यान में रख लो, प से प्रत्यय और प से पीछे, याद रखना। ठीक है, प से प्रत्यय, प से पीछे। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा। दोनों अपोजिट शब्द है ना, दोनों सामने तो नहीं लग सकते, या दोनों पीछे नहीं लग सकते। तो अगर आपको लगता है कि उप आगे लगता है, यानी उपसर्ग आगे लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति उप मुख्यमंत्री होता है और उपसर्ग आगे लगता है, तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा। ठीक है, तो उसका एग्जांपल यहां पर देखेंगे। इस प्रकार क्रमशः इसका अर्थ पीछे चलने वाला। जैसे संक्षेप में शब्दांश, संक्षेप में मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो संक्षेप में जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को विशेष बना देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका एग्जांपल, इसका जस्ट अपोजिट की बात करें, उपसर्ग को कैसे बोलते थे, वो शब्दांश जो शब्दों के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, शब्दों के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदलेंगे तो उपसर्ग, शब्दों के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलेंगे, शब्दों के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलेंगे तो ये प्रत्यय हो जाएगा। याद रखिए, तो प्रत्यय लगता है बाद में, उपसर्ग लगता है पहले। तो आप ध्यान रखेंगे, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है, पहले, और प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, बाद में, यानी कि पीछे। तो ये ध्यान में रखना आपको, जब कभी भी आपको भाई पूछा जाए, सवाल है परीक्षा में या ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, तो उपसर्ग हमेशा भाई पहले लगता है, उपसर्ग जो होता है पहले सामने, और प्रत्यय हमेशा बाद में यानी कि पीछे लगता है। याद रखो, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन मिल गया आपको उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में। अब देखिए, जैसे उदाहरण, मूल शब्द है लिख, और इसमें आवट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, लिखावट, है ना। ये ध्यान रखेंगे। जैसे इसके अंत में आवट प्रत्यय जोड़ देने से, इस लिखावट के अंत में आवट प्रत्यय जोड़ देने से क्या होगा, ये बन गया लिखावट शब्द, जिसने मूल शब्द को एक नवीन प्रतिनिधित्व प्रदान कर, लिखावट। भाई एक नई चीज पता चली ना, लिख में आवट जोड़ के लिखावट हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक, इसमें विशेष क्या है, प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्यय का अपना खुद का कोई मतलब नहीं होता है, वो अकेले रहेगा ना तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। जैसे आवट, आवट मतलब क्या, कुछ नहीं, लेकिन लिख के साथ जोड़ दिया लिखावट, मतलब बदल गया। यानी प्रत्यय वो शब्द है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो किसी शब्द के पीछे जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है, ये ध्यान में रखेंगे। उपसर्ग में ऐसा होता है कि उपसर्ग का अपना कुछ अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का ऐसा कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय अकेले रहेगा तो कोई अर्थ ही नहीं है उसका, कोई वैल्यू नहीं है प्रत्यय की, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ गया तो उसकी वैल्यू है भाई, ये ध्यान रखिएगा। किसी के साथ जुड़ेगा तो वैल्यू होगी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब प्रत्यय की भेद की बात करें तो भाई प्रत्यय के भेद भी होते हैं। अब यहां पर देखो, प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्रता से नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, उपसर्ग का अपना प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, और प्रत्यय को कभी भी स्वतंत्र रूप से, खाली प्रत्यय जैसे आवट, इस शब्द को आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि लिखे के बाद में जुड़ा है, और आवट क्या हो गया, प्रत्यय, और प्रत्यय का अपना कुछ भी मतलब नहीं होता, उसे आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिख या किसी और चीज में आप जोड़ेंगे तो बनेगा, लेकिन भाई आवट शब्द को आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं प्रत्यय शब्द के भेद पर। प्रत्यय के कुछ भेद भी होते हैं। उपसर्ग के हमने भेद तो नहीं देखे, उपसर्ग के सिर्फ एग्जांपल देखे, अंग्रेजी का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, अरबी फारसी का, संस्कृत का, ऐसे 4 हमने टाइप के उपसर्ग देखे। अब हम बात करें यहाँ प्रत्यय की, तो भाई प्रत्यय के अपने भेद होते हैं। जैसे प्रत्यय के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्यय को टोटल 2 टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, कौन से 2 टाइप भाई, एक कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय।
ध्यान रखिएगा। प्रत्यय को टोटल दो भाग में बांटते हैं। कौन से दो भाग में? एक होता है कृत प्रत्यय, नंबर 1 कृत प्रत्यय, और दूसरा जो होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में हो गया, मैं जो आपको बता रहा हूं बहुत डिटेल में होगा, इतना डिटेल में परीक्षा में कभी नहीं आता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी है, आप अगर प्राइवेट टीचर भी बनते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो ये ध्यान में रखिए। तो हम यहाँ बात करें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की बात हो रही है। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर भाई आप देखोगे टोटल 6 टाइप्स है। ठीक है, कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, कर्णवाचक कर्णवाचक, भाववाचक क्रियावाचक और कृतवतुवाचक कृदंतीय विशेषण। ये सारे टाइप्स है। अब इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता, ये ध्यान में रखना, लेकिन हाँ अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कितने टाइप्स होते हैं, तो कृत प्रत्यय 6 टाइप के होते हैं और तद्धित प्रत्यय 9 टाइप्स के होते हैं। देखो, कृतवाचक, तद्धित, उन्नत उन्नतावाचक या लघुतावाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, साहस्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक और स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। तो इतना जो आप तद्धित देख रहे हैं, तद्धित प्रत्यय, ये टोटल 9 टाइप्स के हैं। यानी कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये बताइए। तो कृत प्रत्यय आपके होते हैं टोटल 6 टाइप्स के, ठीक, और तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं आपके? टोटल 9 टाइप्स के। ये ध्यान रखने का, ये पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कुल 6। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कुल 9। तो ये आपको बोलते आना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कृत और तद्धित ऐसे आपको मेमोराइज करके याद करके रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की। भाई कृत प्रत्यय क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में जान लिया जाए। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के मुख्य रूप अर्थात धातु में जोड़े जाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप यानी जो मेन वर्ब होगा, मेन उसमें क्रिया होगी, उसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो इससे निर्मायित शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। देखो, कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को आप कृदंत शब्द कहेंगे। किसी भी क्रिया के लास्ट में जो प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय लास्ट में ही लगता है, तो क्रिया के लास्ट में मेन शब्द में अगर कुछ जुड़ेगा तो उससे कृदंत शब्द बनेगा। जैसे कि लिख अक, लेखक, है ना। लिख मेन शब्द था, उसमें ये प्रत्यय है, ये तो हमारा मूल शब्द है, ये क्या हमारा मूल, और ये क्या हमारा प्रत्यय। ठीक है, और लिखना मतलब क्या होता है? वर्ब। तो भाई ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रिया भी है, ये मूल शब्द भी है, और हमारा क्रिया का मूल शब्द भी है। तो क्रिया और मूल यानी जो मूल शब्द होता है, मेन शब्द होता है, यानी कि मेन क्रिया होती है। तो हमेशा मेन क्रिया यानी कि मूल क्रिया, ध्यान से सुनो फिर से, ठीक है, हमेशा जो मूल क्रिया होगी यानी मेन शब्द होगा, ओरिजिनल फॉर्म जो होगा, मूल क्रिया में अगर प्रत्यय जोड़ा, मूल क्रिया में यदि प्रत्यय जोड़ा, तो भाई जो चीज हमको सामने निकल कर आती है उस चीज को हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। और उस शब्द को हम बोलते हैं कृदंत शब्द। क्या बोलते हैं उसको? कृदंत शब्द। वो भी ध्यान में रखना, क्या कहते हैं उसे? कृदंत शब्द कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहां पर दिया है अकृत प्रत्यय है और इसमें लेखक कृदंत शब्द है, क्योंकि जो नया शब्द बनेगा इसमें जो प्रत्यय लगा वो कृत है। ठीक है, ये अक क्या है? कृत। लेख क्या है? लिख क्या है? मूल शब्द, मूल क्रिया। ये मूल क्रिया, ये प्रत्यय, और इसमें जोड़ने के बाद जो मिला हमको उसको हम बोलेंगे कृदंत शब्द। ठीक है, लिख अक, लेखक। ठीक है, ई का भाई अ का ए हो गया, है ना। अब ये संधि विच्छेद भी रहता है, इसमें बहुत सी बातें करेंगे, जब संधि वंधि पढ़ी जाएगी तो भी देखा जाएगा। फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि जो क्रिया शब्द होता है, मूल क्रिया शब्द, उसमें प्रत्यय जोड़ा तो हमें मिलता है कृत प्रत्यय। उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय बोलेंगे, लेकिन जो शब्द मिलेगा उसको हम कृदंत शब्द बोलेंगे। याद रखिएगा, कभी भी मूल क्रिया में कृत प्रत्यय लगता है और फिर जो शब्द निकल कर आता है उसे कृदंत शब्द बोलते हैं। ये क्लियर हो जाना, इसको कहीं भी पॉइंट आउट ऐसा नोट करके रख सकते हो। ठीक है, अब बात करें तद्धित प्रत्यय की। भाई तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो इस तद्धित प्रत्यय की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे सामने भाई तद्धित प्रत्यय है उसकी बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल भी तद्धित प्रत्यय थोड़ा सा समझो कि भाई वे, अब हमने कृत क्या देखा था? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का फर्क देखो। देखो कृत में क्या फर्क था कि वो मूल क्रिया में जुड़ता था। कृत में वो मूल क्रिया में जुड़ता था। ठीक है, मूल क्रिया में कृत प्रत्यय हमेशा मूल क्रिया में जुड़ा है, ये उसका भाई नियम हो गया। इस नियम को आप भाई दिमाग में डाल लो कि ये हमेशा मूल में जुड़ता है। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय की बात कर ले तो वे प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। अगर कोई प्रत्यय क्रिया में लगा तो कृत प्रत्यय, अगर वो क्रिया छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण काय में भी किसी भी शब्द में जुड़ता है तो वो हमारा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो यानी कि तद्धित प्रत्यय का भाई क्या ध्यान रखेंगे आप? तद्धित में क्या रहेगा? वो क्रिया में नहीं लगता,
क्रिया में छोड़कर, क्रिया को छोड़कर वो काय में लगेगा, या तो वो संज्ञा में लगेगा, या तो वो सर्वनाम में लगेगा, या तो वो विशेषण में लगेगा। ये ध्यान रखना, विशेषण, ठीक है, या तो वो विशेषण में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहां पर दो नियम आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। पहला नियम आपको कृत प्रत्यय का, दूसरा नियम आपको तद्धित प्रत्यय का, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अगर क्रिया के मूल शब्द में, क्रिया मतलब वर्ब, एक्टिविटी, जैसे कि लिखना, पढ़ना, उठना, जाना, बैठना, जिसमें भी ना लगता है, अगर मेन क्रिया में कोई प्रत्यय लग रहा है पीछे में, तो वो क्या हो गया? कृत प्रत्यय। याद रखिएगा कि ये मूल क्रिया में ही लगता है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे, वो हमेशा मूल क्रिया में लगेगा, ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हमेशा मूल क्रिया में लगता है। क्लियर है? और दूसरे की बात करें तद्दत की, तो तद्दत भाई क्रिया को छोड़ के सब में लग जाएगा। तद्दत शब्द जो है, तद्दत जो हमारा प्रत्यय है, वो क्रिया को छोड़कर, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किसी में भी लग जाएगा, ठीक है। तो वो संज्ञा में भी लग सकता है, सर्वनाम में भी लग सकता है, और विशेषण में भी लग सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ये आपको प्रत्यय के दो ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक क्या कि अगर क्रिया के मूल शब्द में लग रहा है, क्रिया के मूल शब्द में लग रहा है तो कृत प्रत्यय है। लेकिन अगर क्रिया के मूल शब्द में न लग के, जैसे कि संज्ञा में लग रहा है, सर्वनाम में लग रहा है, विशेषण में लग रहा है, तो हमारा तद्धित प्रत्यय। याद रखना है, रट लो इसको, पूरा रटने वाली बात है भाई, ये तो रट ही सकते हैं आराम से। अब देखो, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्दांत कहलाते हैं, कृत प्रत्यय से बना तो कृदंत कहलाते हैं, तो तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं, तद्धितांत, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि भाई कृत से जुड़ा है तो कृत शब्द, कृत से जुड़ा है तो कृदांत, और तद्धित से जुड़ा है तो तद्दांत। ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी तो आपको आना चाहिए ना। ये भी है कि कृत से जुड़ा है तो भाई इसको क्या बोलेंगे? कृदांत बोलेंगे, कृदांत, ठीक है। तत् से जुड़ा है तो कृदांत, और तद्धित से जुड़ा है तो तद्धांत। याद रखना, तद्धितांत, तद्धितांत, ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाई कोई कृत प्रत्यय से जुड़ा है तो कृदांत शब्द, और तद्दत प्रत्यय से बना है तो तद्धितांत शब्द। कृत, तद्दंत और तद्धितांत जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, लिख सकते हैं आप, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी। सेठ क्या होता है? सेठ जो अमीर व्यक्ति हो, मतलब वो नाउन यानी कि संज्ञा, तो संज्ञा में जुड़ा है ना, वहां पे लेख में जुड़ा था, जैसे सेठ सेठानी, लेख, और लेख में भाई जोड़ दिया था हमने आवट, तो क्या हो गया थे? लेखावट, है ना, लिखावट या लिखावट, ठीक। तो हमने ऐसा लिख दिया था। तो आप ये तो समझ गए ना कि लेख जो है ये वर्ब है, क्रिया है, और सेठ जो है संज्ञा है। तो संज्ञा में प्रत्यय जुड़ता है ना, तो वो क्या हो जाता है? तद्धित प्रत्यय हो जाता है। और अगर वो वर्ब में, क्रिया में जुड़ता है प्रत्यय, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो ये तद्दत और कृत में क्या है? अंतर है, फर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां आनी तद्धित प्रत्यय, जबकि सेठानी तद्धितांत है ना, ये तद्धितांत है। सेठानी जो है तद्धितांत है, क्योंकि ये तद्दत प्रत्यय से बना है। अगर ये सेठानी जो रहता कृत से बनता तो उसको तद्दांत प्रत्यय बोलते, तद्दत। और ये किससे बना है? कृत से, तद्दांत से बना है, इसलिए इसको तद्दतांत बोला है, ठीक है। उपरोक्त विवरण के आधार पर अधिकृत, कृत एवं तद्धित प्रत्यय की निम्नलिखित सारणी प्रस्तुत की गई है। मतलब अब आप देखोगे टेबल, अभी हमने जो पढ़ा ना उसके हिसाब से टेबल देखो, कृत प्रत्यय का टेबल। यहां पर देखो, कृत प्रत्यय का आपको टेबल दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़, यानी भाई घूमना वर्ब है, पीना वर्ब है, मतलब क्रिया है, बुझना क्रिया है, भूलना क्रिया है। तो क्रिया के लास्ट में जुड़ा है, तो ये सब क्या है? कृत, कृत धातु जुड़े, कृत धातु में जुड़े सब लास्ट में। अगर क्रिया में प्रत्यय जुड़ता है तो भाई क्या बना देता है भाई? कौन सा प्रत्यय होता है? तो आपको पता है कौन सा होता है? तद्दांत तो नहीं होता, तद्दांत तो भाई वो तद्धित प्रत्यय से होता है, कृत प्रत्यय, कृत, है ना। ये देखो अंत में भिड़ंत, रटंत, उड़ंत, ये सब भाई घेरा, छापा, ठेला, छवाई, धुलाई, पढ़ाई लिखाई, सिलाई, ये सब भाई वर्ब क्रिया में जुड़े हैं, ये सारे क्रिया में जुड़ते हैं, ठीक है। आ, आई, आऊ, आका, आकू, आन, है ना, चढ़ान, ढलान, तैराक, उड़ाका, लड़ाकू, टिकाऊ, बिकाऊ, है ना, ये सब आपको जो दिख रहा है ये सब प्रत्यय है। लेकिन ये सब क्रिया के पीछे लगे हैं, ये सब क्रिया के पीछे लगे हैं। याद रखो, क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगता है, क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय को हम हमेशा कृत प्रत्यय कहते हैं। पीछे ध्यान रखना, क्रिया के पीछे जुड़ा है तो कृत प्रत्यय है। 100% गारंटी है कि अगर क्रिया के पीछे यानी वर्ब के पीछे लगा है तो कृत प्रत्यय होगा, ठीक है।
और मान लो क्रिया को छोड़ दिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसमें जुड़ता है, तो फिर वो कृत नहीं है, वो तद्धित प्रत्यय है, याद रखना। ये भी एग्जांपल, ठीक है। जैसे इधर देखो तद्धित प्रत्यय, भूखा प्यासा खारा प्यारा, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम, अच्छाई खटाई मिठाई, भाई ये कोई भी इसमें से आप देखोगे तो इसमें कोई भी एक भी वर्ब नहीं है, यानी क्रिया नहीं है, एक भी यहां पर क्रिया का मूल रूप नहीं है ना। ये आइन आई औ अका अका आंटी, ये जो भी है भाई, आंटी वांटी नहीं, जो भी यहां पर दिया है, पर ये शब्द सारे के सारे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, लेकिन इसमें से कोई भी एक भी शब्द वर्ब नहीं है, यानी कि आपको यहां पर कोई क्रिया नहीं मिलेगी, यानी क्रिया में नहीं जुड़ा है, इसलिए तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में जुड़ता है, तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर सब में जुड़ता है। तो ये एग्जांपल, ये आपको एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्लियर होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर, यानी उपसर्ग क्या होता है, कैसा होता है, प्रत्यय क्या होता है, कैसा होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरे एग्जांपल्स भी आपको करा दिए, उसके टाइप्स भी बता दिए, तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय इसको कैसे पहचानते हैं ये भी बता दिया। और इन क्वेश्चंस को आप एग्जांपल्स को एक बार पढ़ लेंगे, नजर घुमा लेंगे, एक बार ध्यान रखेंगे, तो कभी भी परीक्षा में ऐसा कुछ एग्जांपल्स आता है तो बता पाएंगे कि ये धातु का रूप है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियो सारे देखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, और ऐप जरूर डाउनलोड करें, बिना ऐप के आप डाउनलोड करके क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, कोर्स परचेस करें। पेमेंट कैसे करना है, हमारे मोबाइल नंबर पर पेमेंट करके आपको देना है, याद रखिएगा। तो हमारे मोबाइल नंबर है, यहां से पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट मैसेज कीजिए, इस पर ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन पे तो नहीं चलेगा, गूगल पे और पेटीएम चलेगा। इस पे फोन नंबर पे मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, सीधा ऐप में मैं आपको कोर्स ज्वाइन कर दूंगा, लाइव क्लासेस वीडियो लेक्चर सब देख पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।